देख रहे हैं हम निशित को। निशित ये बताओ यस सर। कि व्हाट डू मीन बाय डायगोनल एलिमेंट ऑफ एन मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डायगोनली सर डोमिनेंट सिस्टम, तो व्हाट डू मीन बाय द डायगोनली मैट्रिक्स। सर डायगोनली मैट्रिक्स सर, जो एलिमेंट डायगोनली होता है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो डायगोनल होता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक खासियत है मैट्रिक्स में, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए लिखा हुआ है कि डोमिनेट करता है। ये किस तरह से एक सर मैट्रिक्स को ऑल जीरो डोमिनेट होता करता है? क्यों? अगर हम एक मैट्रिक्स ऐसे लेंगे जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट वहां सभी एलिमेंट वन वन है, तो डायगोनल एलिमेंट भी वन 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 होगा। है, वन वन जीरो होगा। क्यों यस सर। होगा? हाँ, जीरो होगा तो खाली जो नल मैट्रिक्स में होगा, सब इसमें जीरो क्यों होगा? डायगोनल ये अच्छा, ये इसमें ये भी आया हुआ है, देख रहे संजय है, अभय सर, किसी दिए नहीं आया है क्या वो आगुरी विशाल? सर है सर, लाइन पे अच्छा था। विशाल भी है, अच्छा हाँ विशाल है। विशाल तुम हमको ये बताओ कि डायगोनल मैट्रिक्स दो पार्ट में डिवाइड करता है मैट्रिक्स को, ठीक है, दिस इज द मेन रीजन ये डोमिनेट करने का। वो दो पार्ट क्या क्या है? सर डायगोनल मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, मेरा क्वेश्चन बढ़िया से सुनो पहले से। कोई भी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स डोमिनेट करता है इन द सेंस कि मैट्रिक्स को टू पार्ट में है। हम तुमको थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, हम लोग एक मेथड पढ़े हैं, एलयू मेथड, अब तुम बताओ। हम बहुत अच्छा हिंट्स दिए हैं, एलयू मेथड, इससे तुम बताओ क्या है। अरे, और लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर बोलना चाहिए ना, मैट्रिक्स, क्योंकि एलयू लोअर हिंट्स दे ट्रायंगुलर, दिए थे। एलयू। एक यस क्या सर। होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सर अपर जिसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका जिसका तीन डायगोनल का ऊपर में होगा, डायगोनल के ऊपर में होगा। तो डायगोनल अगर तुम्हारा एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो डायगोनल क्या क्या होगा? देखो इसे हमारा तो रटा हुआ है, तुम लोग को बताना चाहिए। A11 A22 A33, ए ये टू टू डायगोनल ए जाएगा थ्री। जाएगा ना? अगर एक यस। 3 by 3 मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होगा? A11 ए A22 वन और A33, ठीक है। तो A12 A13 ये जो एलिमेंट्स हैं ये होगा अपर डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इज इट क्लियर? यस सर। और उसी को यस जब सर। हम डायगोनल के नीचे लेंगे, डायगोनल का नीचे लेंगे, लोअर। तब क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहां से शुरू होगा? A22 चुकी है तो A21 रहेगा तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, फिर रहेगा A31 ए 32, थ्री वन ठीक। ए थ्री टू। हाँ, उसके बाद तुम्हारा C3 नहीं रहेगा क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है। वो वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही रीजन है कि यहाँ पर हम लोग को डायगोनल एलिमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इसमें हम लोग को पाइवट एलिमेंट सब में इंपॉर्टेंस है, इसमें भी है, बट इसमें मेथड्स आर डिफरेंट। तो देखो किसे हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, ये तो बताया तुम ये है, मतलब देख लोगे मैट्रिक्स जब देखेंगे मेन सम में आप। फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम सेम है, वही लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में A11 X1 A12 से लेके n और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट और m/n मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग इसको इस तरह से सजाते हैं। देखो पहले वाला मैट्रिक्स में क्या है, पहले वाला मैट्रिक्स में है A11 X1 A12 A1n X1 B1। तो जब हम X1 के वैल्यू निकालेंगे तब क्या करेंगे, अदर देन X1 सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, अगर X1 का कोई कोफिशिएंट होगा, जैसे इस लीनियर इक्वेशन में देख रहे हैं हम लोग का कोफिशिएंट A11 है, तो हम लोग उसको से डिवाइड करेंगे। ऐसे ना, देखो तीन को है, जैसे X1 X2 Xn, ठीक है। तो यहाँ पर X3 हम नहीं किए Xn, तो इसको हम लोग क्या किए, जैसे X1 के समय में A11 X1 का कोफिशिएंट था वो नहीं रहेगा, वो X1 के साथ रहेगा जो कि बाद में डिवाइड होगा। शुरू हो रहा है तुम्हारा A12 X2 से लेके A12 Xn तक, तो B1 वहां पर कांस्टेंट टर्म था, तो ये सभी को हम लोग B1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टेप 1 ये हमारा स्टेप 1 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग फर्स्ट आइटरेशन के लिए क्या करते हैं, X1 बराबर X2 बराबर X3 बराबर 0 लेते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। फर्स्ट में क्या करते हैं, X1 बराबर X2 बराबर X3, यहाँ पर हम Xn तक लिखे हैं, तो Xn तक प्रतीक हम लोग सर क्या कर एक लेते हैं। प्रतीक सर एक मिनट। मनीष अच्छा, मनीष हाँ सर। हेलो। हाँ मनीष अच्छा जब मनीष भी आया हेलो। है। हाँ, आप जी सर। आप अच्छा मनीष डेली मनीष मनीष डेली आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, और वो भी 11 बजे के पहले, 11 बजे से 5 मिनट पहले। हम सभी को बोल जी रहे हैं सर। 11 बजे से 5 मिनट पहले आप लोग को ये ज्वाइन कर लेना है।
क्योंकि क्लासेस 11 बजे से स्टार्ट होते हैं, टीचर कैन नॉट वेट फॉर यू। और चारों आदमी को बोल रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए, और मनीष को स्पेशली। आपने 2 दिन क्लासेस जो चले गए हैं, 2-3 दिन का क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं किया है। प्लीज डू नॉट डू दिस अगेन। सबके लिए बोल रहे हैं, ठीक है अबे सर, सर कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ कंटिन्यू। हाँ, हम सब्जेक्ट शुरू करने के पहले एक खाली बात कर ले रहे हैं, क्योंकि विशाल और मनीष भी आज आ गया है। मनीष और विशाल, तुम लोग दोनों असाइनमेंट नहीं भेजे हो, तुम लोग जल्दी से असाइनमेंट भेज देना, बाकी दोनों भेज दिया है, ठीक है। yes, sir. हाँ, मनीष और विशाल दोनों हमको असाइनमेंट भेज देना अब, क्योंकि बाकी दोनों भेज दिया है, ठीक है। मेरा मेल में भेज देना, ठीक। हम सब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x1, x2 और xn जो है वो ऑल एलिमेंट्स, अगर nth कॉलम तक है तो हम लोग सबको पहले 0 लेंगे। अदरवाइज मान लो कि 3/3 है या 4/4 है, तो इन दैट केस x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 0 होगा, या x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 विल बी 0। इन दैट केस व्हाट विल डू, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। ठीक, देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है तो क्वेश्चन बना के दिखाना होगा, क्योंकि पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस किए। तो दिस इज वन क्वेश्चन, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। इन द बुक जो हम लोग क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए थे, ये एक दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बाद में पीपीटी से तुम लोग कैलकुलेट करके देखना, हम यहाँ पर बनाए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5x1 2x2 3x3 -1 है। तो x1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो 2x जो है वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 जो है प्लस है तो माइनस होगा, और ये इस तरह से दिखेगा। तो x1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, x1 का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 1/5, ये आ रहा है। अच्छा, अब हमको बताओ, पहले संजय बताओ, इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं। ये स्टेप 1 हुआ, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप 1 हुआ। ये स्टेप 1 हुआ ना, ये तो क्वेश्चन है। यस सर। एक मिनट अच्छा। फिर पीछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा जनरल क्वेश्चन का। फिर से देखो, ये फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम होगा। एन तक भले नहीं रहेगा, एग्जाम में नहीं रहेगा, या क्लास में जो बनाते उसमें एन तक नहीं रहता, 3 या 4 ही रहता है, मगर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। सो स्टेप 1 इज व्हाट, दिस इज द स्टेप 1। सर स्टेप 1 में उसके बाद हम लोग ये करेंगे x0 y0 z0 को हम लोग 0 मानेंगे। अब x0 बराबर y0 बराबर z0 बराबर हम लोग 0 मानेंगे। तो पहला फर्स्ट क्या निकलेगा हमारा, x1 निकलेगा। जी सर, x1 इसमें, निकलेगा। हाँ, इसमें अगर हम लोग x2 और x3 को 0 मानते हैं तो x1 का वैल्यू कितना होगा, -1/5। निकाल के देखो। नहीं, हम बनाया हुआ है, हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। हम जस्ट वो पूछ रहे हैं, इसका जवाब बनाया हुआ है, इसलिए बनाने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, क्योंकि x2 और x3 को हम लोग 0 लेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, जब x2 निकालेंगे तब x1 और x3 को 0 लेंगे, तो x2 का वैल्यू निकलेगा 2/9। ठीक उसी तरह से जब x3 निकालेंगे तो x3 का वैल्यू कितना निकलेगा, -3/7, क्योंकि x1 और x2 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो, हाँ जो दिखा रहे हैं क्वेश्चन में देखो कि जब हम x3 निकालेंगे तो x1 और x2 0 पुट कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू सब कितना होगा, हमने यहाँ पे लिखा है कि ये वैल्यू हमारा आएगा x1 बराबर -0.2, x2 बराबर 0.22 और x3 बराबर -0.48। तो दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। जब हमारा पुट करेंगे यहाँ पर स्टेप 2 हम लिख के रखें कि जब हम x1 x2 और x3 0 पुट करेंगे तो हमारा x1 x3 जो फर्स्ट इटरेशन है वो इतना निकलेगा। अब देखो हम लोग उसको आगे बना रहे हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि ये स्टेप बनाया था, हम इसको पूरा बना के रखे हैं। पूरा टेबल देखो, ये 1 जो है 0 0 बैठाने से ये आइटरेशन आया है। फिर 2 में 1 और 2 हम कैलकुलेट करके दिखाएं, तो 3 4 5 6 7, तो 7 आइटरेशन जब हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा खासियत देख रहे हो। क्या खासियत देख रहे हो बताओ, वैल्यू चेंज हो रहा है, एप्रोप्रिएशन वैल्यू चेंज हो रहा है। और लास्ट में क्या हो जा रहा है, 6 और 7 का अप्रोक्सीमेशन सेम आ रहा। हाँ, हम शुरू में क्या बोले थे, दिस इज एन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जब तुम्हारा वैल्यूज लाइकली टू बी सेम आने लगेगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि अब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। क्योंकि हम जैसे 6 और 7 को निकाले हैं, अगर तुम 5 के साथ उसको कंपेयर करके देखो, तो देखो 5 के साथ इसका बहुत माइन्यूट डिफरेंस है।
ये 0.185 है, ये 0.186 है। 6 तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग शुरू वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड राउंड ऑफ हम लोग पढ़े थे। थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स 1.234, 12.34, 123.4 एंड 0.1234, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। फर्स्ट एक सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, थ्री सिग्निफिकेंट, फोर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर तुम ध्यान से देख रहे हो कि 5 जो है 0.185 है, इसके मतलब नेक्स्ट में जब 6 कॉलम में आ रहे तो वो 0.186 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.85 जो है 0.185, उसके बाद वाला जो नंबर है आइदर वो 6 है या 6 से ज्यादा है, तब तुम्हारा एक बढ़ गया 0.185 में। यस सर। ठीक है ना। 0.329 में एग्जैक्ट उस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ गया है, हो सकता है कैलकुलेशन के समय में 0.31। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें देखने लायक, वो ये है कि 6 और 7 दोनों जो कॉलम है दे आर आइडेंटिकल। सो नाउ वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 इज 0.186, 0.331 एंड -0.423। तो हम लोग अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0.186, 0.331 और -0.423। क्योंकि राउंड ऑफ करने से भी इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम लोग x1 को 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर ये 0.1 मैंने 2 तो नहीं हो, 0.199 होता तो हम लोग इसको 1 लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग देखे भी हैं कि बुक में जो क्वेश्चन है तुम लोग को याद होगा, उसका आंसर था एक में 0.00 उसमें में, तो हम लोग उसको क्या 0.999 आ रहा था, तो अप्रॉक्स आंसर जो है x1 का कितना लिया गया था 1। हाँ याद करो, हम लोग 2 क्वेश्चन जो बुक में बनाए थे, उसमें जो बुक से जो हम लोग बनाए थे, क्लास में जो हम लोग सॉल्व किए थे, सेम इसी क्वेश्चन का ये टाइप का दूसरा जो क्वेश्चन बनाए थे, तो उसमें तुम्हारे बॉक्स में आया था 0.9999, तो हम लोग 419 था, तो उसके चलते हम लोग उसको क्या कहते थे कि अप्रॉक्स ले रहे थे 1। और चूंकि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, 0.186 है, वो इतना नजदीक नहीं है 1 का, इसलिए हम लोग इसको जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये मेथड तब क्लियर हुआ, इसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेथड? जोकब इटरेशन मेथड। जैकोबी, जैकोबीज इटरेशन मेथड। ठीक है, आइदर जैकोबीज इटरेशन मेथड और जैकोबीज इटरेशन मेथड, जो भी प्रोनाउंस करो, दिस इज द कांसेप्ट। यहाँ पर हम लोग एक चीज देखे कि इसका बनाने का तब क्या तरीका हुआ कि पहले हम लोग जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम लोग सजा लेंगे इस तरह से कि फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट से हम लोग बाकी जो 2 वेरिएबल है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर तुम्हारा फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है तो उससे डिवाइड करेंगे, और अगर कोफिशिएंट नहीं होता है तो डायरेक्ट करेंगे। अगर मानो तुम्हारा सिर्फ x1 ही रहता तो हमको कोई डिवाइड नहीं करते, x1 बराबर दैट इज द एक्चुअल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे आ रहे हैं। अरे ये एनवांस में मनीष तुम क्या कर दिया इसमें? मनीष सर हाँ तुम क्या हेलो। इसमें एनवांस में, हाँ हाँ मैंने इसको मत करो, एनवांस मत करो, उसमें दिक्कत हो जाता है। नहीं सर, एक मिनट हम करने दो, आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो एवर्जेंट केस, हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखो ना। इसको हम क्यों दिखाएं, इसलिए दिखा रहे हैं, ये जो एक सिंपल प्रॉब्लम है, x - 5y बराबर -4, 7x - y बराबर 6। बोलोगे सर इसमें बनाने का क्या है, तो हम वर्बली भी सॉल्व कर देंगे, 1 और 1 करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 - 5 बराबर -4 होता है, और 7 - 1 बराबर 6 होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो क्या इस क्वेश्चन को हम जैकोबीज जैसा पावरफुल मेथड यूज करेंगे? अच्छा, हम लोग इसको एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं जैकोबीज से क्या होता है। जब जैकोबीज से इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो तुम देख रहे हो कि टेबल देखो, बढ़िया से टेबल को ध्यान से देखो, जो हमारा आंसर है उससे काफी भाग जा रहा है। जहां तुम्हारा 5 में तुम्हारा 6000 आया है, वहीं 6 में 42,000 आ गया, 7 में 2 लाख आ जा रहा है। देख रहे हो, 2 में जो दिखा रहे हैं। जबकि अगर हम इसको सिंपल वर्बली भी सॉल्व करते हैं, वर्बली भी सॉल्व करते हैं, तो हम इसको जस्ट 1 पुट करके कर सकते हैं, या साइमल्टेनियस इक्वेशन के जरिए भी कर सकते हैं। जो क्लास 8 स्टैंडर्ड है कि हम तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से घटाएंगे तो 7x कट जाएगा, बाकी निकालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा।
ठीक है। Yes. एक इतना सिंपल क्वेश्चन है, मगर इसको जैसे ही हम जैकोबीज मेथड में बनाने जा रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा चेंजेस आ जा रहा है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां से कहां से भाग जा रहे हैं। तुम फर्स्ट इटरेशन में देखो 0 0 तो आ गया, उसके बाद जहां 1 में है फर्स्ट तुम्हारा कॉलम में ही -4 -6 है, जबकि मेरा आंसर एक्चुअली 1 1 है, तो पहले ही वो 4 और 6 और भी माइनस में चला गया, और उसके बाद तुम्हारा 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स लाख टाइम्स वो डिफरेंस होगा। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंसी ऑफ द क्वेश्चन। एक्चुअली हम जो दिखाना चाह रहे थे, याद रखोगे, न्यूमेरिकल मेथड हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चंस का कंप्लेक्सिटी मतलब कितना कठिन है, कितना हार्ड है। वो कंप्लेक्सिटी बहुत डिफिकल्ट होगा, वो उस हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन के लिए ये सब मेथड को हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। उसको हमको सिंपल जो मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन, या बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ा तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ग्रामर रूल यूज कर लेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2/2 3/3, उतना दिक्कत नहीं। तभी हम लोग ये सब मेथड यूज करते हैं जब हमारा क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है और क्वेश्चन को हमको ऐसा होगा कि मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स है, हमको उसको क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग बना के कंप्यूटर में डालना है, then we will put the values one by one and we get the approximate answer at last. Well, so this is Jakobin's iteration method. Next method is what? Next is Gauss-Seidel iteration method. हम लोग ये भी क्लास में ऑलरेडी बना चुके थे, Gauss-Seidel iteration method. Gauss-Seidel iteration method and Gauss-Jacobi's method, दोनों में फर्स्ट स्टेप इज सेम। दोनों ही केस में हम लोग का फर्स्ट केस जो है, जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम होता है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, x0 बराबर y0 बराबर z0 बराबर 0 लेते हैं। नाउ विशाल, क्या तुम बता सकते हो यहाँ सेकंड स्टेप में क्या होता है? याद नहीं। अरे यहाँ पर देखो, याद नहीं है, सही बात है, थोड़ा ध्यान से पीपीटी देखो, लिखा हुआ है नीचे डिफरेंस स्टेट फ्रॉम द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। इसलिए हम पूछे कि तुम कितना मन लगा के देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि y1 की जगह में इंस्टेड ऑफ x0 वी राइट x1, x1 में लिख रहे हैं कि हियर वी राइट x1 एंड y1 इंस्टेड ऑफ x0 एंड y0, है ना, लिखा हुआ है ना। Yes, sir. यही चीज देखना चाह रहे थे कि तुम देख के भी पढ़ लोगे तभी आंसर आ जाएगा वो दिया हुआ है, इसलिए हम लिख के रखे थे सेम पेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा x0 y0 z0 जैकोबी, इसमें हम लोग इसी को कंटिन्यूएशन में ले जाते हैं, सेम पैटर्न, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब तुम्हारा y1 निकालते हैं तब चूंकि ऑलरेडी x1 निकल चुका है, क्योंकि पहले x1 निकलेगा फिर y1 निकलेगा फिर z1 निकलेगा। जब y1 निकालेंगे तब चूंकि फर्स्ट x1 निकल चुका है तो x0 नहीं करके वहां पर x1 के वैल्यू लेंगे। जब z1 निकालेंगे तब x0 और y0 के बदले में x1 और y1 लेंगे, क्योंकि तब तक तुम्हारा x1 और y1 दोनों निकल चुका है। इसके बाद हम लोग जब x2 में जाएंगे तब क्या करेंगे, तब फिर y0, पहले क्या करते थे हम लोग, खाली नॉट में वाला वैल्यू लेते, और यहाँ पर जब x2 में जाएंगे, देखो पहला में क्या है, x1 के समय में तुम्हारा ये z1 के समय में x1 y1 निकल चुका है, मतलब तीनों निकल गया है, x1 y1 और z1 भी निकल गया। इसलिए जब हम इसमें जाएंगे, x2 में जाएंगे, तब तक मेरे पास y1 और z1 दोनों का वैल्यू अवेलेबल रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x2 के समय में हम लोग y1 और z1 दोनों का वैल्यू यूज करेंगे। जब y2 का समय आएगा तब हमारा x2 निकल चुका होगा, तो हम लोग x2 यूज करेंगे, और y1 यहाँ हमारा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम y2 निकाल रहे हैं तो y1 उसमें नहीं रहेगा। तो पहले क्या निकल चुका है, z1 निकल चुका है, इसलिए हम लोग x2 और z1 यूज करेंगे। लास्ट में जब z2 यूज करेंगे तब तक x2 और y2 दोनों निकल चुका होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x2 और y2 यूज करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या फायदा होगा, तुम लोग याद करो, चूंकि हम इसका एक नियम यहाँ पर सोचे के बनाएंगे, नहीं हुआ यहाँ पर। तो अगर हम लोग कॉलेज में जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए, सेम प्रॉब्लम था दोनों मेथड से, तुमको याद होगा कि जैकोबीज मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में 6 आइटरेशन लिया था, x6 y6 z6, ठीक है। तो घर में जाकर मैंने फिर से देखोगे अपने कॉपी निकाल के कि उसमें जब हम जैकोबीज मेथड यूज किए थे तब x6 y6 और z6 तीनों 6 आइटरेशन तक गया था। और जब हम गॉस-सेडल मेथड यूज किया उसमें, तो वो तीनों x3 y3 z3 में ही सेम आंसर आ गया। तो ये मेथड हम तब यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड जैकोबीज मेथड है। गॉस-सेडल जो है ये मॉडिफाइड जैकोबीज मेथड है। तब तुम बोलोगे कि सर तब हम जैकोबीज क्यों करेंगे, हमको तो गॉस-सेडल ही अच्छा लग रहा है कि भाई हम थोड़ा सा आगे रहेंगे। अभी हम लोग देखा एक एग्जांपल से कि न्यूमेरिकल मेथड में टू सम एक्सटेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स
वी आर डिपेंड ऑन डेटा, क्या डेटा मेरे पास है उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं, तो उसके बाद हम लोग मेथड को यूज करते हैं। तो देखा होगा कि एकदम शुरू में जब हम लोग ट्रांसलेंडल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, देयर आर सो मेनी मेथड, हम लोग का सिलेबस में 3 था, बाइसेक्शन मेथड, कंट्रैक्शन मेथड एंड आइटरेशन मेथड, तो हम लोग तीनों किए थे, बट देयर आर सो मेनी मेथड। ये इसलिए हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है कि जो एल्जेब्रिक फार्मूला के लिए फिट बैठता हो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के लिए फिट नहीं बैठे, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के लिए फिट हो वो हो सकता है कि एक्सपोनेंट के लिए फिट नहीं बैठे, और जो तीनों के लिए फिट हो सकता है वो हो सकता है कि लॉगरिथमिक के लिए फिट नहीं बैठता है। ये हमको देखना होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि कौन डेटा हमारा किस फार्मूला पर फिट बैठ रहा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड, तुमको पहले से आंसर पता नहीं है। मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का आंसर पता होता है, इसलिए हम लोग सॉल्व करने के बाद आंसर के साथ टैली कर लेते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर, so this is the process, this is the method and this is the answer, so both the answers are correct, similar, so my sum is correct। बट यहाँ पर वी आर डिपेंड ऑन द अप्रोक्सीमेशन, कि जब हमारा लाइकली टू बी सेम आंसर आएगा एक सेकंड आइटरेशन के बाद, तब हम लोग उसी को मान लेते हैं कि ठीक है और आगे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द आंसर। और ये आइटरेशन तुम्हारा 3 आइटरेशन के बाद भी आ सकता है, 30 आइटरेशन के बाद भी आ सकता है, और 300 आइटरेशन की भी बात आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा हो गया ये, हम बताएं कि हम जो अब इस चीज को समझाएं वही चीज देखें कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास मोर पावरफुल मेथड है उसको यूज करने से ही मोर पावरफुल आंसर आएगा, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज हो सकता है नॉट करेक्ट, ये हो सकता है कि उससे खराब आंसर वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे हम लोग अभी भी एग्जांपल्स में देखे कि सिंपल वर्बली उसको हम लोग 1 आंसर ला पा रहे थे, और जब टेबल यूज कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं आया। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग यही देख रहे हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट है। अब हम लोग हम बता रहे हैं कि देखो बार बार हम लोग पूछता था क्लास में, जब हम लोग अप्रोक्स कंसीडर करते हैं, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड बना रहे हैं तो x नॉट में ऐसा 0.6 लिया, 2 और 3 तुम्हारा दो गो, हम लोग क्या करते हैं जब लीनियर इक्वेशन रहता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू निकालते हैं। ये सुन यस सर। अच्छा मनीष, तुम उस समय क्लास किया था जो उस समय हम बाइसेक्शन मेथड, आइटरेशन मेथड ये सब किए थे क्लास में, या तुम्हारा न्यूटन रैप्सन मेथड किए थे मनीष? नहीं सर जी। अच्छा नहीं किया, तुम लोग का कॉपी देख के वो देखा था, क्योंकि वो सब तो आएगा इन सिस्टम में, वो सब थोड़ा सा देख लेना है, अगर नहीं किए हो तो तुम देख सकते हो, हमसे वर्बली भी अलग से पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जानना होगा। वहां पर क्या था, जैसे हम लोग क्या करते थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आंसर कहीं से कहीं तक हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है, पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी। ये तो किसी के लिए संभव नहीं है कि हम पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी कंसीडर करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते थे कि तुम्हारा ये वैल्यू पुट करते थे, कंसेक्यूटिव वैल्यूज 1 2 3 4 इस तरह से, और 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज में जिसमें एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा उसको लेते थे। तो वहां पर मैक्सिमम में जो हम लोग क्लास में सम बनाए हैं उसमें 2 के लिए पॉजिटिव और 3 के लिए नेगेटिव आया। तो हम लोग देखते थे, हम लोग 2 हो गया और 3 हो गया, fx की जगह में f2 बैठा के जो वैल्यू आता था और f3 बैठा के जो वैल्यू आता था वो 2 और 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हुआ था। अब ये दोनों तुम्हारा एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि आंसर जो है 2 और 3 के बीच में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत समय हम लोग क्लास में सॉल्व किए, तो किसी में लिए हम लोग लेट द फर्स्ट आइटरेशन x नॉट इज इक्वल टू 0.6, हमने 2 समय से बनाया क्लास में, और हमको कभी संजय भी पूछा, निशित भी पूछा कि सर 0.6 ले रहे हैं, क्या 0.66 लेने से कुछ होगा? कभी विशाल पूछा कि सर 0.6 क्यों, 0.5 लेने से क्या होता? तो हम क्या जवाब दिए थे कि ये डिपेंड करते हैं कि जो सर जो है जो इसको सम को बनाए हैं वो देख लिए कि कितना आइटरेशन में वो मिनिमम आइटरेशन में सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो इसमें जो सॉल्व करते हैं हम लोग उसमें हम लोग का ध्यान रहता है किसमें कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आइटरेशन निकालते जा रहे हैं तो किसी के पास समय है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए एंड इट मस्ट बी सॉल्व, ये यूनिटी कंडीशंस जो है उसको भी सेटिस्फाई करना होगा। ये जो 0.6 ले रहे हैं या 0.5 ले रहे हैं या 0.7 लेंगे, ये पहले एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको जिसमें मिनिमम होता है जो फिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, हम लोग उसी को बुक में लिखते हैं। और एग्जाम में तो हम लोग ये कर होता है कि जिसमें ज्यादा आइटरेशन नहीं रहता, मगर अगर इसी को लैब में जब हम लोग करेंगे तो लैब हम लोग ठीक ये चीज बनाएंगे, इसमें तो प्रोग्रामिंग करके अभी इसके बाद क्लास में हम लोग वो भी देख सकते हैं कि अगर प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और प्रोग्राम से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जैसे जिसमें बुक में आंसर दिया हुआ था कि 200 आइटरेशन के बाद लाइकली टू सेम प्रॉब्लम्स आता है, तो वो वहां पर चेक कर सकते हैं। यहीं पर तुम्हारा फिर से हम बोलेंगे कि ये जो राउंड ऑफ सिक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग शुरू में ही तुम्हारा एरर मेथड को करते हैं।
ठीक है, इस पीपीटी में कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारा इसको बंद करके वो दूसरा पीपीटी जो है इंटरपोलेशन वाला उसको दिखा रहे हैं। जो सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस हाँ, अब दूसरा पीपीटी हम अब इसको दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा इंटरपोलेशन एंड फॉरवर्ड फार्मूला। नाउ ये हमारे टॉपिक है दोनों, इंटरपोलेशन एंड फॉरवर्ड। फर्स्ट डिफरेंस टेबल। वेल, ये वन ऑफ यू बताओ हमको कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन से क्या समझते हो? एनी वन ऑफ यू बताओ पहले। इंटरपोलेशन मेथड हम क्लास में एक बार डिस्कस भी किए थे कि इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग क्या समझते हैं। न्यूमेरिकल मेथड में इंटरपोलेशन एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और इसका एक एग्जांपल्स बताए थे कि जिसमें हम लोग इंटरपोलेशन का तरह ही टेबल है, और आज से बहुत साल पहले वो निकला था जिससे हम लोग सॉल्व करना शुरू। तो व्हाट इज द इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन एक तरह का क्यों इसको एस्टिमेशन यूज होता है करते सर, हैं? हाँ बोलो। टाइप ऑफ एस्टिमेशन जो न्यू डेटा पॉइंट से हम लोग। यस सर, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन है? नहीं नहीं, ये नहीं। ठीक, हम एक बार बोलते हैं, सुन लो पहले। इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और जिस टेबल में रो और कॉलम रहता है, और इस रो और कॉलम से हम लोग मेनली रो से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें किस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन में जाते हैं। और इस सीरीज सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो सीरीज सॉल्यूशन कैसा होता है? a1 + a2 + a3। अगर हमको निकालना है a1 और a2 का बीच में कितना है, तो क्या करेंगे? a2 से a1 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे? a3 से a2 घटाएंगे। तो इसलिए इसका नाम है तुम्हारा डिफरेंस टेबल। इन जनरल हम लोग जो निकालते हैं इसमें इंटरपोलेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस टेबल यूज करते हैं निकालते हैं। इंटरपोलेशन का एक दूसरा पार्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, हम क्लास में याद करो, हम बताए थे कि जैसे हम लोग एक लाइन को, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। m/n में जो डिवाइड करते हैं होता है एक इंटरनल डिवाइड, एक होता है एक्सटर्नल डिवाइड। इंटरनल डिवाइड तो तुम्हारा हो गया, तो पॉसिबल है, रियल नंबर हो जाएगा। कोई भी एक लाइन को हम लोग इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं m/n में। मान कि 5 सेंटीमीटर है तो 2 और 3 कर सकते हैं। जब हम इसमें जाएंगे, तुम्हारा आउटर साइड से उसको डिवाइड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज इमेजिनरी। क्योंकि हम ये बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। और एक्स्ट्रापोलेशन मतलब टेबल के बाहर, तो दैट इज तुम्हारा थोड़ा सा उसका हिंट समय पर दिया था कि न्यूटन फॉर्मूला के समय में याद करो, तुम्हारा जो टेबल था वो था तुम्हारा 50 से लेकर 400 तक, और 400 के बाद हम लोग का एक वैल्यू था जिसके लिए हमको भीतर में इन करना पड़ा था। ठीक है, हम इस आ जा रहे हैं। ये जो डिफरेंस हम लोग लेते हैं, इसको इस चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल के जरिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग को क्या होता है, पहला वाला कॉलम जो होता है उसमें हमारा रहता है x1 x2 x3, इस तरह से xn जितना भी वैल्यू रहेगा, उसके बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू रहता है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग
फाइंडिंग y का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, या तो वैल्यू दिया हुआ रहता है, बहुत सारे समय ये दिया हुआ रहता है, अदरवाइज क्या रहता है, हम लोग जानते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक इक्वेशन रहता है कि y इज इक्वल टू log x प्लस 3, तो हम लोग जैसे x का वैल्यू 0 1 2 3 4 निकाले, तो उस तरह से हमारा y का वैल्यू निकल गया, और उसको हम लोग कॉलम में लिखे, उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे, तो मैक्सिमम में हमारा वैल्यूज दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ये थ्योरी पार्ट हो गया, हम लोग इस तरह से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसका कंडीशंस क्या है, ये तुम्हारा x1 तुम्हारा x2 से छोटा होगा, x3 तुम्हारा x4 से छोटा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा ये क्या है ना, असेंडिंग सीरीज होता है, 0 1 3 4 5, स्वाभाविक है कि जब हम 0 पुट करेंगे जो वैल्यू निकलेगा, और 1 पुट करेंगे तो उससे ज्यादा होगा, 2 पुट करेंगे उससे भी ज्यादा होगा, तो इसलिए तुम्हारा x3 हो गया, तुम्हारा 2 पुट करने से आ रहा है, x2 जो है वो 1 पुट करने से आ रहा है, तो चूंकि 1 पुट करने से कम वैल्यू आ रहा है 2 पुट करने से, स्वाभाविक होगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर इधर से हो गया, इसलिए x0 इज लेस देन x1, x1 इज लेस देन x2 एंड सो ऑन। अब देखो इसको हम लोग क्या करें, अब हो गया हमारा रिलेशन, अगर हमारा rth टर्म होगा तो r+1 टर्म से r को घटाएंगे तो ये del y आएगा। व्हाट इज del y? दिस इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। हम लोग कॉलम सब बनाते थे तो याद होगा कि del स्क्वायर, del क्यूब, del 4 इस तरह से वैल्यू लेके हम लोग उसको निकालते हैं, और ये दोनों जो हम दिखाए हैं कि फर्स्ट इटरेशन सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस, ये कितना है, अगर तुम इसको r की जगह n भी लिख सकते हो, तो nth टर्म्स हो गया, यहाँ पर हम r लिए हैं तो rth टर्म हो गया, उसके बाद वाला टर्म होगा r+1, r+1 से जब r घटाएंगे तो हमारा जो स्मॉल डिफरेंस आएगा इससे निकालेंगे। अच्छा, तुम बता सकते हो कि इसको एक एरर भी में हम लोग इसको पढ़े हैं, इस एरर में इसको पढ़े हैं, ये जो डिफरेंस है वेरी स्मॉल डिफरेंस, बराबर y r+1 माइनस y r, ये हम लोग जब एरर यानी अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े थे, उसमें एक एरर में यही कंसेप्ट था, याद करके बताओ तो क्या नाम था उसका, एनी वन ऑफ यू? बोलो बोलो, कोशिश करो, 3 तरह का एरर था, कौन वाला एरर इसके साथ मिल रहा है, मिलता जुलता है, थोड़ा सा सोच के बताओ, चारों सोचो, सोच के बताओ, सिंस ऑल फोर आर हियर। सर ये एब्सोल्यूट एरर है। वेरी गुड, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते थे कि एक हो गया एल और एक हो गया डेल्टा एल, डेल्टा एल इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एल, सो द डिफरेंस विल बी व्हाट, डेल्टा जो डिफरेंस आ गया वो हो जाएगा एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जब थर्ड डिफरेंस जब लेंगे तो ये निकलेगा, इसको बढ़िया से देखो, चारों इसको बढ़िया से देखो, इस पीपी देखो, और बताओ कि क्या इसमें कुछ गलती है। एक बार फिर से सेकंड वाला ये वाला पीपी देखो, देखो पहले इस वाला पीपी को बढ़िया से देखो, कि इसमें हम डेल वाई भी निकाले हैं, और उसके बाद सेकंड मैंने हमारा फर्स्ट डिफरेंस निकाले हैं, ये सेकंड डिफरेंस निकाले हैं, ठीक है, ध्यान से देख लिए इसको। अब हम इस पीपी को दिखा रहे हैं, बताओ तो इसमें ये सही हम लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, देख के बताओ, ये थर्ड डिफरेंस वाला, और गलत है तो कहाँ गलत है, अगर सही है तो किस सही है, बताओ। और जब डेल्टा 3 हम लोग निकाल रहे हैं तो डेल्टा 2 का वैल्यू का वैल्यू नहीं, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे देखो, पहले वाला पीपी से देखो। सर एक बार पहला वाला शो कीजिए सर, उसके वाई डेल्टा वाई आर के बाजू में क्या है सर? डेल्टा वाई r+1 माइनस वाई आर, +1 है सर। हाँ, आर वाई आर है ना, अगर तुमको समझ लो इसको, अगर हमको y5 से घटाना है तो किसको घटाएंगे, y4 को घटाएंगे, तो वाई आर को अगर घटाएंगे तो किससे घटाएंगे, उससे एक आगे घटाएंगे तो वाई r+1 से वाई आर को घटाएंगे, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 5 से 4 घटाएंगे, 6 से 5 घटाएंगे, तो n को किससे घटाएंगे, n+1 से घटाएंगे। ध्यान नहीं दिया, देखो इसमें क्या है, ये नीचे प्रीफिक्स है, नीचे ना लिख रहे हैं y r+1 नीचे लिख रहे हैं, इसमें हम बगल में लिख दिए हैं, यही चेक करते हैं, ये सही है, ठीक है, नीचे लिखा रहेगा, rth टर्म है, r 5x नहीं है, x नीचे 5 है ना, फिफ्थ टर्म है, इसलिए x का नीचे 5 है, ये डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं। हम यहाँ पर देखो, हम बगल में लिख दिए थे, इसका आगे वाला देखो सब नीचे लिखा हुआ है ना, rth टर्म है ना, तो r+1 माइनस वाई आर का नीचे लिखा हुआ है, r+1 माइनस आर सब में नीचे लिखा हुआ है, और इसमें हम क्या किए थे, इसमें हम बगल में लिख दिए थे देखने के तुमको दिखाने के लिए, तो इसमें बगल में लिखा हुआ है y के बगल में r+3, ये क्या है, y r+3 है, ना कि तुम्हारा y r+3 है। ये सही कैसे लिखेंगे, इस तरह से सही लिखेंगे, देखो अब नीचे आ गया, सब दिख रहा है ना, ये r+3 टर्म है, उसके बाद r+2 टर्म है, उसके बाद r+1 टर्म है, और लास्ट में rth टर्म है, ये इस तरह से हम लोग उसको घटा रहे हैं। अब देखो ये जब हम लोग टेबल में लिखते हैं इसको, तो जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमको तुम लोग देखो फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट कॉलम में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, जब उसमें घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। हम क्लास में बताए थे कि जैसे जैसे हम लोग घटाते जाएंगे तो एक एक कम होते जाएगा, और लास्ट
क्लास में आके एकदम सिर्फ एक टर्म्स बचेगा। हम क्लास में बताए थे ना डिफरेंस टेबल के समय में कि इस समय हम लोग इसको कॉलम को घटाते जाएंगे, अगर एक एक घटाते जाएंगे क्या होगा, एक कम हो जाता है ना, तो एक कम हो जाता है। ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से एक बढ़ता है, और जब घटाते हैं तो दो में से दोनों को अगर घटाएंगे तो डिफरेंस हो जा रहा है ना, तो एक कम हो जाएगा। दो में से वन गया, एक आया, फिर तीन में से दो गया, एक आया, लास्ट आते आते एक एक करके कम हो गया, एक हो गया कम तुम्हारा सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम में फिर एक हो गया। रो से मतलब नहीं है, ये कॉलम से मतलब है, थर्ड में एक और कम हो गया। इसलिए जो इसका डिजाइन है ये इस तरह से जो तुमको दिख रहा है ये आता है। एक हम एग्जांपल के साथ आए हैं यहाँ पर देखो। अच्छा, ये एक एग्जांपल से क्या तुम लोग डेल वाई कितना है निकाल के बता सकते हो? यानी तुम लोग 2 मिनट समय लेके, यहाँ एक सर वाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ये मत सोचो कि हम वाई का वैल्यू एक्स के करस्पॉन्डेंस में निकाले हैं, यहाँ एक सर वाई का वैल्यू दिया हुआ है। डेल वाई कितना होगा थोड़ा सा हमको बताओ तो, कितना होगा? यहाँ पर बनाया हुआ है, नेक्स्ट टेबल में हम दिखा देंगे आंसर, तो कोशिश करके बताओ डेल तो। वाई डेल वाई, हाँ हाँ, डेल कितना वाई होगा? सर वर्बली बोलो, पहला एलिमेंट वर्बली बोल सकते माइनस हो, वर्बली बोलो, माइनस तो सर 3 पहला एलिमेंट वर्बली बोलो, हाँ कितना होगा? सर -3 होगा पहला एलिमेंट नहीं सर। नहीं नहीं, देखो बताने में इतना गलती मत करो। -1 -2 तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, 2 -1 तो +1 होगा, प्लस हो 3 जाएगा। कैसे होगा? हाँ y + 2 हाँ, -1 से ना -2 घटा रहे हैं, तो -1 से -2 घटाएंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 बराबर 1 होगा। फिर 2 में से -1 घटा रहे हैं तो तब 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है इसलिए हम इसको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये तुम्हारा टेबल होगा, लास्ट में सभी एलिमेंट्स जो है हमारा क्या होगा, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, यस देखो 5 कॉलम है, ठीक है, 5 कॉलम में मतलब डेल क्यू वाई तक आते आते तुम्हारा ये सभी 0 हो गया। ये क्यों हमको जरूरत पड़ता है? ये इसलिए जरूरत पड़ता है, इसके बाद हम जब इसको निकालेंगे ये सबसे इधर फर्स्ट क्या होगा, वाई नॉट होगा, फिर डेल वाई नॉट बाई एच। एच क्या है? वन ऑफ यू, एच क्या है? सर एच का जो डिफरेंस होगा सर विड्थ है, विड्थ का कॉमन डिफरेंस है। एच इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द विड्थ, याद है ना? जिससे हम लोग पहला वाला सम बनाए थे तो उसमें क्या था, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200, तो क्लास में हम लोग बनाए थे 400 तक गया था। तो हम क्या बताए थे, तुम लोग में से पूछा भी था हमको, सर सब में यहाँ पर डिफरेंस है 50। क्यों? तब हम बोले थे कि अगर हमको ये इंटरपोलेशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशंस हैं, जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और ये सेम होगा भी इसलिए क्योंकि हम लोग इक्वल ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। स्वाभाविक है कि 2 - 1 जितना होगा उतना ही 3 - 2 भी होगा, उतना ही तुम्हारा 4 - 3 भी होगा। तो हम लोग एन तक इस तरह से निकलेंगे, निकालेंगे। इसके बाद जब हम लोग फॉरवर्ड फार्मूला में लिखेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्म में आ रहे हैं। px बराबर कितना हो रहा है, y नॉट प्लस x नॉट x माइनस x नॉट डेल y नॉट h फैक्टोरियल निकालें। यहाँ पर p क्या है, p इज द डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म, ये p कहाँ पर निकालने की जरूरत होता है? जब हम लोग सम बनाए थे, शुरू वाला सम याद करो, एक क्वेश्चन में था, उसमें 2 क्वेश्चन था न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। पहला वाला क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था 215, और दूसरा में था 410। घर में जाके देखना, कॉपी पलट के देखना एक बार। तो 215, तो 215 के लिए हम लोग क्या किए थे, 200 सबसे नजदीक था, 200 का नजदीक में हम लोग ले गए थे। तो 215 हो गया तुम्हारा x, और 200 हो गया तुम्हारा x नॉट, 215 माइनस 200, और h हो गया 50, क्योंकि उसमें डिफरेंस 50। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड फार्मूला इसको निकालेंगे, पॉलिनोमियल ये इस तरह से निकलेगा। और इसके बाद ये p क्या है, p है x माइनस x नॉट बाई h, और इसको जब फॉरवर्ड फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर तो अच्छा ये तुम्हारा फॉरवर्ड ही फार्मूला हो गया। हाँ, इसके बाद ये है फॉरवर्ड फार्मूला तुम्हारा, हम इस तरह से लिखेंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड या न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड हम लोग सॉल्व। देखो हम लोग आज के क्लास में हम लोग 3 चीज डिस्कस किए। एक हो गया जैकोबी आइटरेशन मेथड, और जैकोबी गॉस जैकोबी नहीं, गॉस आइटरेशन मेथड और सेजल मेथड। ठीक, हाँ, तो ये दोनों तुम्हारा हो गया, तो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। वहां से खाली मैट्रिक्स में एक ही हम लोग का बचा, वो है तुम्हारा आर यू मेथड, ये एल यू मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोग इनवर्स निकालते हैं। काफी लंबा मेथड है, याद करो उसको। तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें तुम्हारा दो आपका टेंगुलर मैट्रिक्स और वर्ड टेंगुलर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वैल्यूज निकालते हैं। तो एक दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो एक ही क्लास ले लेगा, एकदम काफी बड़ा है। और जैसे इंटरपोलेशन में हम लोग क्या दिखाएं कि डिफरेंस टेबल क्या है, और यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड फार्मूला डिस्कस किए। ठीक है, फॉरवर्ड फार्मूला में क्या होता है, डेल्टा का सिंबल जो होता है ये ट्रायंगल का वर्टेक्स जो होता है अपसाइड होता है, और जो बैकवर्ड फार्मूला होता है उसमें डेल्टा का सिंबल में हमारा क्या होता है, ये डाउन साइड होता है, मतलब वर्टेक्स डाउन साइड होता है। ठीक है, फार्मूला इज द सेम, बट इसमें अप साइड होगा, उसमें डाउन साइड होगा। ठीक है, सर जो तो आगे एरो का वैल्यू है सर, अगर बोलो। पॉजिटिव में रहा तो फिर हम लोग फॉरवर्ड में लेते हैं, और अगर नेगेटिव में रहेगा तो फिर मतलब नहीं पीछे नहीं अगर नहीं हम नहीं लोग नहीं पॉजिटिव नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं। हमको टेबल में किधर से घुस रहे हैं,
हमको वो टेबल में कैसे घुसना फिर हमको बता रहे हैं, तो हमको तो एकदम याद है, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा सोच के याद रखें। कॉलम बोल रहे हैं 50, उसके बाद 100, उसके बाद 150, इस तरह से 400 था। पहले वाला क्वेश्चन था 210 निकालने बोला था, 210 निकालिए। 210 कहाँ से जाएगा? ऊपर से घुसेंगे हम लोग नीचे, मतलब 50, 150, 200 उसी का पास हो गया। ऊपर से जब घुस रहे हैं इसलिए हो गया फॉरवर्ड, हम लोग टेबल में भीतर आ जा रहे हैं, में छोटा वैल्यूज है। दूसरा क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ 410, तुम्हारा लास्ट वाला वैल्यू था 400, तो हमको क्या करना पड़ा? पीछे आना पड़ा। शुरू में हमको 210 200 से ज्यादा था, इसलिए हमको आगे जाना पड़ा, इसलिए हमको डिफरेंस फॉरवर्ड फार्मूला यूज किया। वहां पर x नॉट हो गया था 200 और x हो गया था तुम्हारा 210। अब जब तुमको 415 निकालना है, तब हमको क्या करना होगा? पीछे जाना होगा, टेबल में भीतर घुसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेबल में लास्ट कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है वो 400 था, इसलिए हम पीछे मुड़ रहे हैं। वहां पर तुम्हारा x नॉट हो जा रहा है 415 और x हो जा रहा है 415 और x नॉट हो जा रहा है 400। तो इन दैट केस हम लोग पीछे तरफ आए, तो दैट्स व्हाई दे आर बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है, सब पॉजिटिव होगा। टेबल के अंदर में नेगेटिव हो सकता है, बाहर में तो वो पॉजिटिव ही होगा। और वो दोनों जो वैल्यू होगा तुम्हारा चेक करना होगा कि वो टेबल में हमको भीतर में आना पड़ रहा है, मतलब टेबल का वैल्यू उससे ज्यादा है, तो इट इज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला। और अगर हमको उसमें से बड़ा है, तो हमारा लास्ट एलिमेंट है, इसलिए चलते हमको पीछे आ जाना पड़ेगा, न्यूटन्स बैकवर्ड। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमारा इससे नंबर से। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है? अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो जो x माइनस एक्स नॉट है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, ये टोटली एक गलती हो जाएगा, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है, ऐड नहीं करना है। माइनस होने से हमारा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाने से मेरा वैल्यू गलत हो जाएगा। हमको डिफरेंस मेथड से निकालना है, नाम ही है इसका डिफरेंस मेथड। ठीक है, एक चीज हम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, अगर तुम लोग को इतना याद होगा, जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय डिवाइड डिफरेंस फार्मूला? एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू मीन बाय डिवाइड डिफरेंस फार्मूला? इसका हम लोग एक ही सम बनाए थे, जस्ट लास्ट में हम लोग एक ही सम बनाए थे मिड टर्म के शुरू से समय, डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस में तो डायरेक्ट खाली सब्ट्रैक्ट करते गए और जैसे तुमको टेबल में दिखाएंगे 0 तक आके खत्म हो गया। मगर डिवाइड डिफरेंस में क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय द डिवाइड डिफरेंस फार्मूला? इसका वैल्यू का हाँ, डिवाइड डिफरेंस फार्मूला बताओ। डिवाइड डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो कॉलम का डिफरेंस दो बार निकालते हैं। ठीक है, एक बार फर्स्ट और सेकंड और एक बार फर्स्ट और थर्ड, और उसमें से हम लोग घटाते हैं और इस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग एक नेक्स्ट वीक में तो फिर क्लास होगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे ना, इसका दूसरा भी सम हम लोग बनाएंगे। तो स्टूडेंट वंस अगेन हम ये देखें, संजय तुम्हारा भी असाइनमेंट बहुत अच्छा हुआ है, काफी आंसर सही लिखे हो। निश्चित ठीक है, थोड़ा सा जब तो इसको लिख के हमको भेजोगे तो काट मत करना, ऊपर में देख रहे नेम काटा हुआ है या लाइन काट हो, तो उसको कोशिश करना कि इस तरह से नहीं हो। ठीक है, बस ये सब तो लाइन में आ रहा है और ऐसे की है, तो बढ़िया से थोड़ा सा लिखने से ही हो जाएगा। गलती अगर कोई पेज में ज्यादा गलती हो जाता है तो उस पेज को चेंज ठीक कर सर। देना। और विशाल और हाँ, कितना देर तक क्लास लीजिएगा? आपके बाद वाला तो आया नहीं। अच्छा ठीक है सर, तब ठीक है, हम निकल जाते हैं सर। गोस्वामी सर नहीं ठीक है आए? सर, मेरा कंप्लीट। हाँ तो ठीक है सर, हमारा तो हो गया, आप कितना हमारा करेंगे इसमें? गोस्वामी सर मौजूद नहीं 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 है। बात, हाँ नहीं सर, तो उनका क्लास तो अभी हम तो उस तरह से कैसे कनेक्ट में घुस जाएंगे तेरा उसमें, बिना तैयारी के उनका क्या क्लास में किसी का। हाँ, देख लीजिए क्या करेंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स लोग से फिर से खाली बोल रहे हैं, ये विशाल से और इससे मनीष से, कि जितना जल्दी होगा मनीष और विशाल दोनों अपना अपना पीपीटी, हमारे ये तुम्हारा जो असाइनमेंट है हाँ वो जमा कर दो। ठीक है ना? ओके सर। जी सर, जी सर। ठीक है संजय सर, ये अवय सर, हम तो क्लोज कर रहे हैं मेरा। आपका कहीं और है क्लास सर? नहीं मेरा नहीं, मगर हम कंटिन्यू कैसे करेंगे सर बिना ऐसी प्रिपरेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। ठीक है सर। हाँ ठीक, हम निकलते ठीक है सर। हैं। हाँ। थोड़ा देर वेट करो तुम लोग, देखते हैं। यस सर।
एको आ रहा है सर, एको वाला साउंड। मेरे माइक से इको आ रहा था। अभी आ रहा है इको? हाँ सर, आ रहा है सर। आ रहा है, इको आ रहा है? हाँ सर, लो है, अभी आ अभी रहा लो है? है सर। अभी तक ठीक है सर। हेलो? आ रहा है सर, लेकिन लो है सर। हेलो, इको आ रहा है क्या? सर अभी क्लियर है सर। हल्का हल्का सर। The Bluetooth device is ready. The Bluetooth device is connected successfully. हेलो? यस हेलो? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? अभी सही आ रही है कि अभी भी इको आ रहा है? आ रहा है सर। सर इको आ रहा है सर। इको आ रहा है? जी सर। अभी माइक्रोफोन बूस्ट हो गया होगा। अभी क्या है, इको कम हुआ? नहीं सर। नहीं सर, हाँ, सर शुक्ला नेटवर्क सर। प्रॉब्लम से लग रहा हो रहा है सर। शुक्ला सर। क्या वो सर गोस्वामी सर नहीं है क्या? मैसेज कर दिया, आ जाएंगे सर। अच्छा, बोलिए। चलिए मैं बात करता हूँ उससे सर, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट बात करके आप बताइए तो क्या नहीं है तो हम भी लोग लेंगे कोई क्लास। हाँ सर, मैं मैं आप ले लेंगे क्लास अभी? क्या सर, क्लास ले लेंगे क्या अभी? हेलो? एक बार उनसे बात कर ले। हाँ, बात कर लीजिए। अगर वो नहीं ले पाएंगे तो आप ले लीजिए। श्योर श्योर श्योर। और आप अगर नहीं ले पाएंगे तो मैं ले लूंगा क्लास। अभय सर। हाँ, बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, आ रहे हैं सर, वो कनेक्ट ही कर रहे हो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। आ गए सर। ठीक है जी। हेलो हेलो, कौन कौन ज्वाइन किया है? यस सर। हेलो नीतीश। सर। जी सर, हाँ नीतीश, सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सब लोग आ गए हो? यस सर। जी सर। लाइनिंग में। संजय, नीतीश, मनीष जी और सर। निशा। ठीक है, यस मेरा सर। आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस जी सर। सर, आ रहा है। मेरा पिक्चर भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर।
केवल इसमें बोलिए सर। ऑडियो है ना? हाँ आ सर। गए। अच्छा, ठीक है। दिक्कत और सब हो जाता है सब लोग अपने मुंह पे पट्टी बांधे हुए हो ना? वायरस इससे भी आ सकता सर फोन में थोड़ी ना घुसेगा। है। चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना क्लास? यस सर। इसमें जी सर। पीपीटी दिखाने के लिए ऑप्शन, सर वो नीचे में शेयर कंटेंट होगा सर, वीडियो के जस्ट बगल में। वीडियो के बगल में शेयर कंटेंट। हाँ, अच्छा, ठीक है। अरे, बहुत आवाज गूंज रहा है आगे। डेस्कटॉप पे जाने के लिए गूगल क्रोम में जाना होगा। ये हम अपने डेस्कटॉप आ गया पे सर जाएंगे। स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन आ गया सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा आपका डेस्कटॉप दिख रहा है सर। मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ, है। जी सर। अच्छा, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए सर, हाँ, आप दे लीजिए प्लीज। हम्म। तो एक खांसी हो रहा है। हेलो। यस हाँ सर। हाँ, हेलो। पीपीटी आया था तो हाँ, नहीं सर, नहीं पीपीटी सर। नहीं दिख रहा है। आप फिर से शेयर स्क्रीन करके पीपीटी वाला वहीं पे ऑप्शन दिखेगा सर। जैसे अभी आपने डेस्कटॉप वाला क्रोम वाला किया ना, जस्ट बगल में पीपीटी अगर आप खोल के रखिएगा तो वो दिखते रहेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। ऊपर स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए अभी, और फिर से शेयर स्क्रीन करके पीपीटी वाले जो मोड रहेगा, ये ऐप खुला हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आ जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए सर, स्टॉप नहीं दिख शेयरिंग करिए। स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऊपर में छोटा सा होगा सर, रेड रंग का लिखा हुआ हो। पर मैं गूगल क्रोम शेयर में जाएंगे, स्टॉप शेयरिंग। हाँ सर, ठीक है, अब ठीक है। फिर से अब जाएंगे। आप पीपीटी पहले पीपीटी खोल लिए हैं? हाँ, पीपीटी हम खोल लिए हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बगल में खोल लिए ना। अब शेयर स्क्रीन पे जाइए। अच्छा, अच्छा, अब शेयर स्क्रीन पे जाने के बाद सर बगल ठीक है, जहां से क्रोम स्टार्ट किए थे उसके बगल में पीपीटी खुला हुआ आपको दिख रहा हो। में गए और फिर यहाँ पे गूगल क्रोम में जाएंगे अपना, है ना? मैं उसके बगल में देखिए सर, पीपीटी भी खुला हुआ होगा, देखिए। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, आ गया पीपीटी दिखा। आ गया सर, आ गया सर, हाँ आ गया। सर पीपीटी। ठीक है, आ रहा है पीपीटी। जी सर, हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, so today we will discuss about what is cloud computing, benefit of cloud and services of cloud computing, right? जी सर। यस सर। हाँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, बेनिफिट उसका क्या होगा और क्या क्या सर्विसेज है, ठीक है? तो ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड क्या है? अगर जो हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स को, ठीक है, रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, अगर जो
डेटा सेंटर को अगर जो आपस में जोड़ दे तो इट्स मेक अ क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड जैसा शेप ले लेगा, ठीक है। और उसमें हमारा इंटरनेट होना जरूरी है। विदाउट इंटरनेट हम लोग क्लाउड सर्विसेज या क्लाउड प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या फिर कोई भी मोबाइल से हम लोग डेटा सेंटर और स्पोर्ट सर्वर को हम लोग इससे कनेक्ट होते हैं और हम लोग क्लाउड का डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट अगर जो इसको हम लोग बोले कैसे नीचे जाएंगे, लॉक हो गया क्या? हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रहा जी है? सर, हाँ सर आ रहा है। Yes. बस उसको बगल से स्क्रॉल कर दीजिए या वो बगल से नीचे वाला बटन दबा दिए ना, वो एरो वाला बटन दबा दीजिए आज। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वो तब हाँ अभी आया। ठीक। हाँ 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 ओके। हाँ ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड वर्चुअलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अगर जो हम लोग बहुत सारे सिस्टम को एक पर्टिकुलर या एक जगह पे अगर जो किसी भी डेटा सेंटर से कनेक्ट कर दे या सर्वर से कनेक्ट कर दे, ठीक है, मीन्स कि एक जगह से अगर जो हम लोग सर्विसेज को रिट्रीव करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो तुम लोग पढ़े होगे टाइट कपल सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में कि नॉट एक्चुअल, तुम कहीं पे वर्ल्ड के किसी भी कोने पे बैठे हो और तुम इस क्लाउड सर्विसेज को ले रहे हो, तुमको लगेगा कि तुम डायरेक्ट कनेक्टेड हो, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है। सर्वर तुम्हारा डेटा सेंटर किसी वर्ल्ड के किसी कोने पे होगा और तुम उससे जो है इंटरफेस कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग। रियल टाइम और टाइम शेयरिंग पढ़े हो तुम लोग, पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होगे। रियल टाइम क्या है, कौन बताएगा? ये संजय से स्टार्ट करते हैं, संजय सबसे ज्यादा सिंसियर है। व्हाट इज रियल टाइम? हेलो यस सर। संजय, रियल टाइम क्या है? सर रियल टाइम सर जिस रियल जिस टाइम टाइम में प्रोसेस में वन एप्लीकेशन हम लोग शेयर करते हैं। एक एक करके बोलो। चलो ठीक है, नीतीश बोल रहा है। नीतीश चलो बताओ। हाँ संजय बताया कुछ। हाँ सर रियल टाइम प्रोसेसिंग में हम लोग एक टाइम पे वन एप्लीकेशन को शेयर करते हैं। अच्छा, तो दैट इज रियल टाइम। अच्छा। यस सर। एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेशन में हम लोग यूजर सेवरल चीज को शेयर कर सकता है रियल टाइम में एक सिस्टम पे। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है आवाज आ रही। अच्छा, यस सर। हमको आवाज नहीं मिल रहा था। हाँ तो हाँ नीतीश, टाइम शेयरिंग बताए, व्हाट इज टाइम शेयरिंग? यस सर। सर टाइम शेयरिंग में हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल शेयरिंग कर सकते हैं। मल्टीपल क्या शेयरिंग कर? सर टाइम शेयरिंग मतलब सर हम लोग रियल टाइम
में एक्सटर्नल इवेंट्स को शेयर कर सकते हैं, अच्छा सेवरल रियल टाइम यूजर्स के साथ। हाँ रियल टाइम से तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़े होंगे कि रियल टाइम जो है वो दो तरह का होता है, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। रियल टाइम विदाउट डिले ऑफ टाइम, ठीक है, अगर जो बिना डिले ऑफ टाइम अगर जो हम लोग काम करें दैट इज कॉल्ड रियल टाइम, ठीक है। और टाइम शेयरिंग क्या है? इट इज सिंपली शेयरिंग ऑफ टाइम। शेयरिंग ऑफ टाइम कैसे होगा? अगर जो सपोज हमारे पास में n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, और हर एक जॉब को, हर एक टास्क को एक ही टाइम पे करना है, तो क्या करेंगे? वो टाइम को जो है वो डिवाइड कर देंगे अमंग द डिफरेंट जॉब या डिफरेंट टास्क, और बोले डिफरेंट यूजर्स के बीच में। तो वो टाइम जो है डिवाइड होगा, दैट इज मेक अ टाइम स्लाइस। तो सबको एक एक टाइम का स्लाइस मिलेगा, उस टाइम स्लाइस में वो अपने काम को करेगा, ठीक है। तो हर एक यूजर सोचेगा कि ये मेरे ही काम को कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग इतना फास्ट होता है कि हर एक यूजर लगेगा कि वही इंटरेक्ट कर रहा है उस कंप्यूटर से या उस डेटा सेंटर से या सर्वर से। तो दैट इज द टाइम शेयरिंग। तो एक ही साथ में बहुत सारे यूजर अगर जो प्रोसेस अपने टास्क को कर सके, दैट इज द टाइम शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हम सर्वर और डेटा सेंटर का यूज करते हैं। तो सर्वर्स क्या है? जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज किस तरह का होगा? वो कंप्यूट का होगा, स्टोरेज का होगा, मेमोरी का होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग का होगा। तो हर एक ये जिससे हम लोग सर्विसेज लेते हैं कोई भी एक क्लाइंट, तो दैट इज अ सर्वर। और सर्वर के जैसा ही डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर क्या है? जहाँ पे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। तो क्लाउड में सबसे ज्यादा हम लोग स्टोर क्या काम करते हैं? तो स्टोरेज का काम बहुत तरह का लेते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो डेटा सेंटर में हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेटवर्किंग और, ठीक है। तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी कैसे बना है? विदाउट नेटवर्किंग ये हो नहीं सकता है। और पहले ही हम लोग बात किए कि बिना इंटरनेट के हम लोग क्लाउड के किसी भी स्पेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारा अच्छा नेटवर्किंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट इंटरनेट वी कांट यूज दिस टेक्नोलॉजी। मीन्स कि ये हमारा जो है क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका किसका? सेंट्रलाइज एंड वर्चुअलाइजेशन का, रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग का, सर्वर और डेटा सेंटर का, नेटवर्किंग और इंटरनेट का, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो हमारा स्टोरेज कहाँ पे होगा? कोई हार्डवेयर पे होगा, वो कोई हार्ड डिस्क होगा जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। वो मेमोरी, उसमें मेमोरी होगा जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो जा रहा है। और ऑब्वियस है कि विदाउट सॉफ्टवेयर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेसिंग के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए हमको चाहिए होगा सॉफ्टवेयर। तो दिस मेक्स अ क्लाउड, और वी कैन से दैट इट मेक अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी विच कलेक्टिवली, दूसरे तरह से बोले, विच कलेक्टिवली रेफर्ड एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? अगर जो हम लोग ये सब फीचर्स को एक साथ एक ही जगह पे यूज करें, तो कैन से इट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हाँ, आवाज जा रहा है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट। आगे बढ़े हम लोग? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्यों हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करें या पढ़ें? इसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे पहला है, ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? कि क्लाउड अगर जो हम लोग सर्विसेज ले या, तो क्या होगा कि ये हमारा जो
हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है उससे ज़्यादा ये चीपर है। चीपर के सेंस में है कि हमको एक सिस्टम खरीदने में 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करना होता है, लेकिन और वो एट अ टाइम तुमको इन्वेस्टमेंट है सिस्टम को खरीदने में, और उसका यूज़ तुम काफ़ी दिन तक शायद 5 और 10 साल में भी पूरा यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो ये इकोनॉमिकल है। कैसे? क्योंकि वो जितना टाइम के लिए जो सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, उतने ही समय के लिए तुमको इसका पेमेंट करना है। तो तुम हमको मंथली बेसिस पे, डे वाइज पे, वीक वाइज पे, ईयरली ये सब सर्विसेज ले सकते हो, और जिसका ज़रूरत नहीं है वो सर्विस को तुम छोड़ सकते हो। और ये एक बार पेमेंट नहीं देना है तुमको, जितना यूज करोगे उसी हिसाब से तुमको इसका पेमेंट देना है। तो इट इज़ अ इकोनॉमिकल कंपैरिजन टू अदर टेक्नोलॉजी से, जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो हम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदते हैं, उससे ज़्यादा ये इकोनॉमिकल है। सेकंड, ये रिलायबल है। रिलायबल कैसे है? क्योंकि ये हमको कभी भी इसमें डेटा का क्रैश होने का चांस नहीं है, वायरस आने का चांस नहीं है। हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है वो टूट सकता है, ठीक है, गिर सकता है, तो उससे भी तुम्हारा सिस्टम जो है वो लॉस हो जाएगा। तो वायरस से, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा स्टोरेज का, ठीक है, ये सब का प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी डेटा क्रैश होने का कोई चांस नहीं है। तो इट इज़ रिलायबल, ठीक है, इसलिए ये बहुत रिलायबल है। मेंटेनेंस फ्री है। ऑब्वियस है कि ये पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री है। तुम्हारा हेडेक नहीं है कि तुम्हारा डेटा जो है वो रास्ते में, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, कहीं पे बैठ करके इसको तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नेटवर्क का स्पीड होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट जरूरी है। जैसे अभी हमारा इंटरनेट सही होगा तभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो ये वीक हो जाएगा तो हमारा साउंड या फिर वीडियो या पीपीटी जो है वो बीच में रुक जाएगा। तो वैसे ही ये जो है ये वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, तो ये जो है वो रैपिड इलास्टिसिटी मीन्स कि इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हमारा जो सर्विस है, मान लो कि अभी तुम को फोर्थ सेमेस्टर में तुमको जावा और पाइथन पढ़ना है, तो तुम केवल जावा और पाइथन ही जो है उसको एक्सेस करोगे, ठीक है, तो तुमको केवल उसी का चार्ज लगेगा, ठीक है, और बाकी सब फीचर्स जो तुम हटा सकते हो। फिर अगले सेमेस्टर में तुमको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना है, ठीक है। तो जब तुम जैसा जरूरत होगा उतना ही तुम यूज करोगे और उतना ही का तुमको पेमेंट देना है, और काफी तेजी से इसको तुम चेंज कर सकते हो। जब मन है तो तुम ये कोई सर्विस ले सकते हो, जब मन नहीं है उसको तुम चेंज कर सकते हैं तो उसमें जा करके हम इसको मॉनिटर करने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है कि तुम बोल रहे हो तो तुम किसी को भेज रहे हो कोई एप्लीकेशन, तो वो फिर वो अप्रूवल कर रहा है तो फिर उस पर तुम काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी तुम जब मन में आए तुम उसको ऑप्ट कर सकते हो, हम अपलोड कर जब मन में आए उसको छोड़ सकते हो। ये सब तुम्हारे ही हाथ में, तुम्हारे ही सबको कंट्रोल भेज से देता तुम हूं। उसको कर सकते हो। अमर मेजर्ड सर्विस, मेजर्ड सर्विस वही बात है
कि पिता को कहेगा इसका कि मेजरमेंट है। ये सब जैसे काम तो हम मेरा लोग था, ये लोग कब से बिजली करने बिल लगा। जितना यूज करते हैं उतना ही का चार्ज आता अभी है। पिता को तुम दिए ज्यादा भी यूज नहीं करोगे है। बिजली बिल दिक्कत ये या वाटर सप्लाई का तो तुम्हारा बिल ज्यादा आएगा, कम करोगे तो कम आएगा। हाँ, उसी तरह से तुम अब नेट यही पैक कह रहे हैं। भरवाते हो लेकिन क्या या लिखे इंटरनेट यूज कर रहे हो अभी Send डिफरेंट guidelines and सर्विसेज information we से issue लेकर के, from तो time तुम to time जितना on smooth functioning of यूज कर रहे हो Swadhyay पर in डे online तुम्हारे पास में classes. एक To help the इंफॉर्मेशन भी जाता है faculty, कि all इतना तुम these यूज कर लिए हो। guidelines have been uploaded in तो Swadhyay. ज्यादा कर From तुम here, you can जितना get लिमिट this है guideline वहां and तक कर सकते हो। information. तो ये एक मेजर This will यूनिट है और ये appear तुमको as a course in your वो सब dashboard. The skills Swad has इंफॉर्मेशन वो given देता रहेगा। below for ऑन your डिमांड reference. The सेल्फ first सर्विस, screenshot पहले ही हम लोग show बात your किए हैं कि ये dashboard and ऑन second डिमांड है, screenshot ठीक for है। the content of जैसा तुम चाहो तो खुद उस डिमांड को जो है बढ़ा uploaded सकते हो, content. कम कर सकते हो, So the और ये content सेल्फ सर्विस है। इसके लिए कोई तुमको कोई थर्ड पार्टी से कोई कुछ जरूरत नहीं है अप्रूवल लेने का। बात ठीक है, खत्म। जब मन में आया तो जो फीचर्स को ऐड कर लो, जब मन में आया तो उसको हटा सकते और कॉपी दे रहे हैं हो। हम और उसको। ये सब आयुजी तुमको फैकल्टी फीचर्स सीसी ये अमर सब का गुप्ता, उतना ही तुमको शिवशंकर पेमेंट प्रशांत करना शुक्ला पड़ेगा। रजिस्ट्रार तो एंड हमारे देयर आर एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट ऑफ क्लाउड शायद कंप्यूटिंग, को और इसके अलावा भी बहुत सारा बेनिफिट है। चला गया। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट चला गया। नहीं? विशाल है ना? क्या क्या चीज अपलोड कर दिए वो भी पता चल गया म्यूजिक। ठीक है, और ये देना मुकेश, ये दे सर जी मनीष सर, है सर सर, मनीष मनीष सर, है सॉरी, सर, हेलो, हाँ जी सर, मनीष, ठीक है, जी सर, कोई डाउट नहीं है आधा सर। घंटा के अंदर में ठीक है, कंप्लायंस हो गया। आगे बढ़े। जी सर, नहीं नेक्स्ट, वो कुछ भी क्लाउड दिए कंप्यूटिंग उसका आधा घंटा के अंदर में का हम लोग मेन compliance 3 से सर्विसेज है। हो गया। ऐसे तो बहुत सारे सर्विसेज है, ठीक है, बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह से पढ़े होंगे, लेकिन परेशान हो गया बेसिकली पिता हो गया कि क्या हुआ। 3 मेन सर्विसेज है क्लाउड कंप्यूटिंग। इंस्ट्रक्शन दिया आधा घंटा के अंदर पहला है compliance report आ आज, गया। जिसको की शॉर्ट में लिखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि जितना भी तुमको सॉफ्टवेयर का जरूरत है Compliance report है। वो तुम सर्विस क्लाउड से ले सकते हो। क्या इसका जो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि को तुम MIS का कोई सर्विस ले सकते हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का ले सकते हो, ERP का, CRM का, बिजनेस मैनेजमेंट, और इसके अलावा n नंबर ऑफ सर्विसेज तुम क्लाउड से ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि तुम लोग ऑफिस 360 अरे बस नाम सुना है या कोई काम किया है? अरे कल गोस्वामी सर ऑफिस 365, सॉरी, ऑफिस 365 सर MS ऑफिस सर 365। हम आपको फोन हाँ हाँ, उसे वो MS ऑफिस, राइट, के लिए MS ऑफिस 365 क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है, जो कि हेल्प करने के लिए बोले अभी थे धीरे धीरे जितने भी आपने हेल्प नहीं कंपनीज किया हैं वो धीरे धीरे क्लाउड में जो है इंस्टेंट आ रही है या आ चुकी है। ठीक है, तो जो हम लोग ऑफिस यूज करते थे, जैसे ऑफिस 95 तो 97 तो अगर आप ऑफिस 2000, उसी तरह से ऑफिस 365, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है क्लाउड बेस्ड है, और इसमें हमारा जितने भी ऑफिशियल काम जो हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब में काम करते हैं, वो हम लोग उसी तरह से इसमें भी ऑफिस 365 पे कर सकते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। और कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल बताएगा? और कौन कौन सा सर्विस है? आप उसे को हेल्प करो कि आप उसे को हेल्प करो। सर हम लोग ईमेल सर प्लेटफॉर्म जीमेल हाँ, जीमेल, राइट, यस अभी सर तो आप एक जीमेल कौन बोला? बता रहे थे नितिन, इधर से कीजिए यस बॉक्स सर पीपीटी और हाँ, कौन बोला? संजय संजय, क्या बताए? ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप ठीक है। गूगल बिग हाँ, कॉमर्स हाँ, बिग क्या बिग कॉमर्स आपको नहीं आता है तो बिग you have to कॉमर्स? learn fast. अच्छा, पता नहीं, ये तो हम यूज नहीं किए हैं। और आप तो लेकिन लर्न कर लिए गूगल जुम्मा कितना दिन गूगल आएगा ड्राइव बोलिए आप नाम you सुने have हो? learned. गूगल ड्राइव में भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देता है।
ठीक है। But you तो have जैसे done उसमें फॉर्म बनाने का, ग्रुप बनाने का, ठीक है, और तो बहुत है। सारा फीचर्स जो दिया हुआ है। या फिर गूगल में जाओगे तो बहुत सारा तुमको ये चीज मेरे पास एप्लीकेशन भी उसमें है। मिलता है। ऑल आर नोन एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो बच्चा लोग ठीक है। देख टीचिंग उसमें क्या हर है? एक कंपनी, What is your teaching? What is the हेलो, objective of teaching? Learning. सर हेलो। 25 साल हाँ चल रहे हो। आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इसका यही है सर जो कि कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं सर अभी, जैसे सिस्को वेबएक्स हुआ सर, ये भी तो एक ये नहीं है सॉफ्टवेयर कि एज अ आपको सर्विस नॉलेज का कितना है। एग्जांपल होगा ना सर। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग एक को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक बच्चों को एग्जाम्पल, एक मैकेनिकल ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसी तरह से कंपनी जितने जाएगा भी जॉब मिल ऑनलाइन जाएगा और अभी वहाँ पे अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे इंजीनियर हैं, सब आएगा तो उन लोगों को एक्सपीरियंस वाले एक रहते हैं एक उनको सॉफ्टवेयर एज नहीं अ होता सर्विस और एक फ्रेशर्स बोल सकते हो, मैकेनिकल ठीक इंजीनियर है। हुआ है हैं कि नेक्स्ट ये है कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में पास नया बोलते हैं। सिचुएशन मिलेगा तो हम उसमें तो लर्न ये क्या है? करेंगे प्लेटफॉर्म जल्दी मीन्स उसको एक तरह परफॉर्म का करेंगे मिडलवेयर, ठीक है, और जो कि बोल सकते बाकी हो लोग कि को एक इसका है ऑपरेटिंग कि हम सिस्टम, जो सीखे बस उतना ही ठीक पे है। काम करेंगे बाकी नहीं करेंगे। और जहाँ से हम लोग जो है कोई क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, सीखना तो लाइफ ठीक है। लॉन्ग सीखना है सर। तो उसी तरह का ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोग उधर तो मैंने ये बना सब दिया था एप्लीकेशन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एज बना ए हुआ सर्विस था देखें के आप एप्लीकेशन को हम यूज कर डिजिटल सकते हैं। ये बनाया था फॉर एग्जाम्पल इधर एक विंडोज अजूर, को संभाल लिया। ठीक है। विंडोज अजूर का नाम आप सुने हो नहीं तुम थे लोग? आपके ज्वाइनिंग के पहले अमर गुप्ता के फादर का डेथ हुआ दिसंबर में कोई काम भी किया है? तो LMS सिस्टम को नहीं। नहीं मालूम था इसके बारे में नहीं किया है। मालूम है तो जैसे हमारा नहीं ये मालूम था हम नहीं विंडोज करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम तो जैसे विंडोज स्टार को बुला के अभी बोले कौन कि सा नहीं यूज आपको करते हो संभालना प्लेटफॉर्म तुम लोग ऑपरेटिंग है। ले सिस्टम? लेते हैं हमसे विंडोज 10। राकेश जी विंडोज 10। ट्रेनिंग ले लिए संजय? अभी संभाल लिए विंडोज 10। ठीक है। वहाँ से फिर तो उसी तरह से ये विंडोज आपको अजूर ट्रेनिंग भी दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमको है, दिया था ट्रेनिंग ठीक है, क्या एक प्लेटफॉर्म है बोला जिससे भी कि नहीं हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर हम तो एज ए बोले थे कि हम सर्विस भी आएंगे को यूज कर सकते उसको हैं, भी अवॉइड कर ठीक है। दिया और इसके साथ साथ यहाँ पे भी बहुत सारा चीज तुमको मिलेगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। एक कंपाइलेशन, टेस्टिंग, ठीक है, ये सब फीचर्स तुमको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से मिलेगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नाम से ही पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि एक तरह से जितने भी हार्डवेयर हैं, देखिए अभी ठीक है, हार्डवेयर क्या क्या हार्डवेयर हो सकता है। तो हमारा स्टोरेज के लिए जहाँ पे स्टोर करेंगे वो हार्डवेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा को स्टोर करें टेम्पोररी रखेंगे, मेमोरी है, ठीक है, प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क वायर हो गया, ठीक है। जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सर्वर हैं, डेटा सेंटर है, ये दीज आर ऑल नोन एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं, ऑल आर बिलोंग्स टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये मीन्स कि अगर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लें तो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उसमें हम लोग साथ में ले सकते हैं, उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा जैसा जो जो सर्विसेज लेंगे हमको उस वो सब सर्विस हम लोग क्लाउड से अवेल कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमारा उसका पेमेंट जो है वो करना होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है, बहुत रिलायबल है, और ये अभी आगे हम लोग फिर बात करेंगे सिक्योरिटी का भी। तो ये एक सिक्योर भी है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर जी। ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट आज आज हम लोग यही तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर Yes, sir. अगले क्लास में हम लोग जो है
देखेंगे RFID और क्लाउड के और क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी हम लोग क्लाउड के हेल्प से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये इतना ही नहीं है, लेकिन मेन फीचर यही है, ठीक है। ये तीन के अंदर में ही फिर हम लोग और भी बहुत सारे सर्विसेज को डाल सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन एज ए सर्विस, ठीक है। तो एप्लीकेशन एज ए सर्विस भी वो एक तरह का किसका पार्ट हो गया, ये वो बोले कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ही पार्ट हो गया है, ठीक है? तो उसी को फिर फॉरकेट करके बहुत सारे बुक्स पे तुमको और भी बहुत सारे सर्विसेज मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये सर्विसेज मेन है, ठीक है। तो और क्लाउड कंप्यूटिंग का फिर अगले क्लास में हम लोग मॉडल देखेंगे, व्हाट इज द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर ओके सर। हाँ, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हेलो, आवाज, हाँ हेलो हाँ हाँ सर, एक हाँ सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है जो हाँ, नेट पे ऑनलाइन वेब ब्राउजर के थ्रू चल रहा है, ठीक है। और उसके अच्छा अंदर एक फॉर्म सर दे दिए हैं हम, जैसे समथिंग लाइक जेवीएम का एक प्लेटफॉर्म दे दिए सर। वो अच्छा। क्या मतलब टोटली सर किस पे आएगा सर, सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आएगा या फिर प्लेटफॉर्म एज सर्विस? क्योंकि डेवलपमेंट हाँ का काम उसमें दे रहा है हाँ, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर से बोलो, तो आवाज ठीक से नहीं आया। हाँ, सर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक वेब पेज है सर, ठीक जैसे है। ये सिस्को वेबएक्स है सर। तो हम्म ये आपका एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काम कर रहा है सर। एक हम्म डेवलपमेंट इसमें ऐड ऑन है कि इसमें एक प्लेटफॉर्म आप दे दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, जिसके हम्म। थ्रू आप मतलब कुछ डेटा ले रहे हैं जो स्पेशली कोई डेवलपर काम कर रहे हैं उस पर। हम्म। सर ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे आएगा सर या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो। ऐसा है कि अगर जो तुम ये अभी जो क्लास चल रहा है, ठीक है, और इसको तुम क्या कर रहे हो कि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा कहीं पे क्लाउड पे जाकर के ये डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो ये यानी कि हम लोग अभी नीचे से आ रहे हैं, हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यानी कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि फिर अभी हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे, सपोज यहाँ पे हमारा बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, या हम लोग इंटरफेसिंग कर रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीन्स कि ये हमको एक तरह का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोग इंटरफेसिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी होगा इसमें, ठीक है। और एप्लीकेशन है, ऑब्वियस है कि बिना एप्लीकेशन का तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो को दिखाने के लिए कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा कि वो चैट, कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। मार्कर के लिए है कोई एप्लीकेशन जो कि मार्क करने के लिए दिखा रहा है, ठीक है। और या फिर कोई क्वेश्चन रेज करने के लिए हाथ का बना हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम एप्लीकेशन एज ए सर्विस, ये जो छोटा छोटा एप्लीकेशन कर रहे हैं चैट करने के लिए, रेज हैंड करने के लिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब बोले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर जो हम लोग एक हमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी यूज कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो हम लोग डेटा का यूज कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे सर्वर पे किसी डेटा सेंटर पे स्टोरेज भी हो रहा है, यस और नो? तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग तीनों का यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीनों फीचर्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इस सिस्को के प्लेटफॉर्म से, राइट? ओके यस सर। जी सर। ठीक है, और कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और कुछ बोलो, पूछो। अभी तो नहीं है।
सर मतलब ये टोटली सर यूज करके हम लोग ये क्लाउड का यूज कर रहे हैं क्योंकि जो मीटिंग है ये क्लाउड हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब ये क्लाउड पे ही हमारा डेटा जा रहा है, और क्लाउड बोले कि ये सिस्को जो है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं पूरा ये क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बोल सकते हो कि क्लाउड का डिफरेंट सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, राइट। संजय कुछ पूछना चाह रहा था लग रहा है। सर हेलो नहीं संजय। सर नहीं जी सर नहीं क्लियर है सब? जी यस सर सर। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग कल देखेंगे कि डिफरेंट क्लाउड मॉडल एंड और भी इसके फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर जी। हाँ कल क्या बोल रहे सर, क्या बोले? हेलो सर मॉडल देखेंगे सर। मॉडल। सर क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल देखेंगे सर कल। हाँ कल मॉडल देखेंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है फिर हाँ सर। कहीं पे किसी को मतलब ये प्रेजेंटेशन अभी भी चल आ रहा है ना तुम लोग के स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। अच्छा सर आ रहा है। कौन सा आया नहीं आ ठीक रहा है। है ना? ठीक है, बीच जी में सर। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो गया था, हमको आवाज नहीं मिल रहा था बीच बीच में कहीं कहीं, ठीक है। लेकिन अभी फिर इधर ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है। ओके थैंक यू ऑल। थैंक चलो तुम लोग हाँ चारों क्लास में हो, ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और इसी तरह से सिंसियरली क्लास करो, ओके। यू। यस सर। ओके थैंक यू। हेलो संजय।